ये है दिल्ली दर्पण। सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। आपका बिजनेस जर्नलिज्म का बैकग्राउंड रहा है, ये भी एक भ्रांति है। आपका भी है। मैं वही सर मेरे साथ काम किया इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बिजनेस जर्नलिज्म वाले कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट के लिए होगा वो प्रोग्रेसिव है, जो किसान के लिए होगा वो फिस्कली इम्प्रूडेंट है। ये जो पिंक अखबारों की सुर्खियां, इनके आगे एक हिंदुस्तान है, उसमें किसानों की, श्रमिकों की बड़ी समस्याएं हैं। 4.5 लाख करोड़ आप कॉर्पोरेट लोन माफ कर देते हैं, किसान की माफी पर आप नाक मुंह भूस करने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने कही निवेश की। निवेश, जो लोग चरण वंदन के गीत गाते हैं वो निवेश नहीं कर रहे हैं देश में, जैसा कि सर ने बताया। एफडीआई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मोदी जी की नाक के नीचे गिरा है। तो असलियत यह है कि जो 10 में से 10 अंक मोदी जी के बजट को हर साल दर साल देते आए हैं, जब पैसा लगाने की बारी आती है तो वो भी कन्विंस नहीं है कि इनकी पॉलिसीज के चलते पैसा लग सकता है। तो अगर किसानों की बात करना प्रोग्रेसिव है, तब कॉर्पोरेट की बात करना भी प्रोग्रेसिव है। एक ठीक है, एक गलत है। कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा इस देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री के गुणगान गाते हैं, करोड़ों हमारे देश में बनाते हैं, पर नागरिक बनते हैं सिंगापुर के, दुबई के, बरमूडा के, बहामास के, लंदन के। वो यहाँ के नागरिक नहीं रहते। सर, ये 2 सवाल थे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कर्नाटका में कि कर्नाटक में कुछ विकास नहीं हो रहा है और सारा जो काला धन है वो भेजा जा रहा है कांग्रेस की कैंपेन के लिए, वो उस पर। और कन्हैया कुमार को टिकट 29 से मिला है दिल्ली से। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस ने 40 दिन के भ्रमण के लिए भेज दिया है। मनोज तिवारी जी, जहां तक मेरी जानकारी है, लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा के सांसद होने के नाते उनकी कुछ गरिमा, कुछ मर्यादा के शब्द होने चाहिए, लेकिन बीजेपी में जब आके ही मर्यादा गरिमा नहीं दिखा रहे तो ये लोग कैसे दिखाएंगे। लेकिन मनोज तिवारी के ही लोकसभा के कुलीग हैं जो लद्दाख से भाजपा के सांसद हैं, जामयांग सेरिंग नामग्याल। उनकी पत्नी जेएनयू की पढ़ी हुई है, उनका नाम डॉक्टर सोनम वांगचुक है। उनका कहना है कि जिस तरह के आरोप कन्हैया कुमार पर दुष्प्रचार किया गया, आरोप लगाए गए, एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाया गया, और जो ये छुटभैये नेता और दोरूपल्ली के ट्रोल उनके खिलाफ बोलते हैं, ऐसा उन्होंने कभी कहा ही नहीं था। और ये आपके ग्रुप एडिटर के एक साक्षात्कार में आपके ग्रुप एडिटर को उन्होंने इंटरव्यू में बोला। मैं चाहती हूं कि आप ये बाइट दोबारा चलाइए, दुनिया देखे तो कि लद्दाख के जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी पत्नी स्पष्ट तौर से कह रही हैं ऐसा कन्हैया कुमार ने कभी नहीं बोला, वो वहां पर मौजूद थी। मैं चाहती हूं कि आपका मीडिया हाउस उस बाइट को बार बार प्ले करे, किसी ने सच बोला उस सच को दिखाया जाए। बीजेपी क्यों डरती है? क्योंकि जो जो बीजेपी की कलई खोलता है, जो जो उनके झूठ का पर्दाफाश करता है, जो जो नरेंद्र मोदी जी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत करता है, उसको ये कुछ भी कह देंगे। मणिपुर 1 साल से नहीं मोदी जी जा पा रहे हैं, पूरा लद्दाख सड़कों पर है, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे। देश को विभाजित करने का काम आप कर रहे हैं और आप दूसरों पर आरोप लगाइएगा। असलियत यह है कि आपके कर्नाटका के नेता संजय पाटिल ने जो अभद्र टिप्पणी हमारी महिला मंत्री के लिए की है, सबसे पहले मोदी जी को कान पकड़ के उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कर्नाटका की चीजों पर बोलेंगे। कर्नाटका में जो गारंटी हमने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दी थी वो सारी पूरी की है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी, आपका बहुत अच्छा सवाल था, भ्रांतियां दूर करेगा यह सवाल, अपने चैनल पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उस साक्षात्कार का वो हिस्सा जरूर चलाइए। In Parliament, a question was asked about the Tukde gang. In those very words, in Parliament, the BJP government and the Home Minister on record has said, ऐसा कोई गैंग नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है। तो या तो वो सदन में झूठ बोलते हैं
या जैसे उनकी आदत है चुनावी सभाओं में झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकारें चलाई। अरे कुछ काम किया होता तो उसको दिखाकर उसके नाम पर वोट मांगते। पिछला कोई काम है नहीं दिखाने का, आगे की कोई योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो जो मन में आ रहा है बोले जाओ। कभी किसी के आहार पर, कभी बाड़मेर के कश्मीर को जम्मू कश्मीर का बता दो, कभी सहारनपुर की लकड़ी को लड़की बोल जाओ। यह प्रधानमंत्री के काम है। प्रधानमंत्री को शोभा देता है ऐसी बातें करना। दो बारी, एक बार नहीं। लकड़ी लड़की 2 बारी। हाँ जी जयराम सर, 2 चॉपर चेक किए गए हैं। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को भी केरल में चेक किया गया है और इधर अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर को भी चेक किया गया है। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि इस तरह की सख्ती हम करेंगे क्योंकि हमें डाउट है कि इन हेलीकॉप्टर्स में कुछ ऐसे सामान लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर भी चेक कीजिएगा, गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को भी चेक कीजिएगा। ठीक है, मंजूर है। परसों दिन मेरे गाड़ी का भी चेक किया गया, मेरे शेविंग क्रीम को निकाला गया, टूथपेस्ट को निकाला गया, सारे मेरे सूटकेस को निकाला गया। मैं चुप रहा, मैंने कहा जो कुछ करना करो, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री चेकिंग करो, चॉपर, प्रधानमंत्री के चॉपर को चेक करो, गृह मंत्री के चॉपर को चेक करो, सभी चॉपर को चेक करो, लेवल प्लेइंग फील्ड करो। और जाते जाते जो हमारी मांग है वीवीपैट की, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट तो दे दो 10-15 मिनट के लिए। आप एक निष्पक्ष संस्था हो, संवैधानिक संस्था हो, अपना अधिकार समझो और बराबर तरीके से सभी पार्टियों के साथ व्यवहार करो। ये प्रधानमंत्री को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो, गृह मंत्री को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो। गाड़ियां चेक करना है कीजिए, चॉपर को चेक करना है कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर एक सवाल, मैम सवाल है, जो आप लोगों ने कैंपेन सॉन्ग आज जारी किया है उसके अधिकांश हिस्से में राहुल गांधी की तस्वीर और उनका वीडियो है, तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीर 5 बार है, उसमें भी 2 बार या 3 बार राहुल गांधी है उस फ्रेम में, तो क्या राहुल गांधी के चेहरे पर ही कांग्रेस इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है? आपके अनुसार किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए? आपके कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। राहुल गांधी ने इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नापे। जो लोगों की बातें उन्होंने वहां सुनी, जो लोगों की बातें मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा में जहां पर सर भी शामिल थे सुनी, उसके आधार पर हमने अपना न्याय पत्र बनाया। उनके लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को, उनकी आशाओं को सुना, उनके सुझावों को सुना, तो उनको हमने दिखाया। उसमें आपको राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान का जो आम जनता है, जो हिंदुस्तान के श्रमिक हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो युवा हैं, जो विकलांग हैं, जो इसलिए चल रहे थे इस यात्रा में क्योंकि उनको इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है, वो नहीं दिखाई दिए। हमारे अध्यक्ष हैं, बिल्कुल हम उनको दिखाएंगे, हम अपने अलग शीर्ष नेतृत्व को दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? अब हम ऐसे सब लोगों को दिखाएंगे जिनको दिखाना चाहिए। इस सवाल का मतलब क्या है मैं नहीं समझ पा रही हूं, लेकिन उन तस्वीरों में जहां पर आपको राहुल जी नजर आ रहे हैं, वहां पर उनके साथ लोग नजर आ रहे हैं। राहुल जी की कोई भी तस्वीर कहीं पर वो अकेले नहीं खिंचाते हैं जैसे मोदी जी हैं। 53 फोटो अपनी ही लगा दी मैनिफेस्टो जुमला पत्र में, तो वहां पर आपको लोग नहीं नजर आए, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपने देख लिया होगा कि जो फिल्म है, सारा का सारा फुटेज भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लिया गया। अगर आप वो देख लेते ना तो ये सवाल नहीं करते। नहीं, आपका सवाल वास्तविक है, मैं आपके सवाल से ये नहीं कह रहा हूँ, आपने सवाल ठीक किया और हमें भी मौका दिया। सिर्फ आपने एक ही सवाल पूछा, दूसरा सवाल नहीं है। पर आपने नहीं, अच्छा मुझे मौका मिला। ये फिल्म जो बनाया गया है, सारा फुटेज भारत जोड़ो यात्रा का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। आपने देखा होगा कांग्रेस अध्यक्ष जी का भी, वो ज्यादातर वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का फुटेज है, कांग्रेस अध्यक्ष का भी। तो ये क्योंकि वो एक मौका था, पहले भारत जोड़ो यात्रा, बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जैसा कि सुप्रिया ने अभी कहा है, कहीं आपको
एक ही फोटो राहुल जी का या कांग्रेस अध्यक्ष जी का नहीं दिखाई दिया। सभी लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ था, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से ही ये फिल्म बनाया गया। सर, बीजेपी के घोषणा पत्र में 2019 में एनआरसी का जिक्र था, लेकिन 2024 के घोषणा पत्र में एनआरसी को हटा दिया गया है। क्या वजह मानते हैं इसकी? क्या बीजेपी को डर लग रहा है एनआरसी को लेकर के अब चुनाव में जाने से पहले? इस देश को विभाजित करना इतना आसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है। इस देश को बरगलाने के लिए कई कानून लाए गए। इस देश में चुनाव के जस्ट पहले 3.5 साल से जो नियम कानून लागू नहीं हुए थे, उनका भी नोटिफिकेशन कर दिया गया। कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि जब जब आप इस देश को विभाजित करने की कुत्सित कोशिश भी करिएगा, यह देश उठ खड़ा होगा हर ओर से। और मैं ये एक बात डंके की चोट से आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। आप बीजेपी के कोई भी डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर देखिएगा, वहां पर या तो आपको एक्टर या सबसे बड़े एक्टर मोदी जी या बड़े बड़े स्टार नजर आएंगे। आपको आम लोग वहां कहीं नहीं नजर आएंगे। आप कांग्रेस का कोई भी चीज उठाकर देखिएगा, चाहे हमारे नेताओं की भी बात, उनकी भी टाइमलाइन, कांग्रेस की टाइमलाइन, हम सब की टाइमलाइन, वहां पर आपको आम जनता की आवाज सुनाई देगी। और वो आम जनता क्या कह रही है? हो गया प्रभु, अब बख्श दो। ये असलियत है। So I'm covering the election from a newspaper in Denmark. So my question is maybe zooming out a little bit and not so much on the very specific policies. Two things. First, if you were to mention one thing that you think the Congress is really going to use to win this election, what would that be? And the other thing, if it becomes another big victory for BJP, what will that mean for India? Will that mean that their sort of Hindu nationalism, Hindutva politics will become sort of the only thing that can win a national election in today's India? And what will that mean? Well, it's not, I wouldn't say there's one thing. There are many things, because India is a diverse country. What works in the south may not necessarily work in the north, in the northeast. So our strategy has always been, we have a national campaign, but we also have to be sensitive to what the regional and local issues are. But most fundamentally, this election is about saving democracy. It's about saving our constitution. It's saving constitutional provisions relating to secularism, relating to social justice, relating to special provisions for regions like the Northeast. I mean, that's the fundamental issue in this election. It is the preservation of democracy that India has known it to, as we have known India to be, the preservation of our constitution and the values and its provisions. And of course, it's about addressing the concerns of farmers, workers, youth, women, disadvantaged sections of society. So, I mean, every election is important, but this election is more important than most, because it's coming at a very crucial time in our history. And whether we will remain a liberal democracy, whether we will remain a republican democracy, whether we will remain a democracy wedded to the rule of law, where there is freedom after speech, not just freedom of speech. You can have freedom of speech, but what happens to after speech, freedom after speech, is also very important. So I think these are the issues that we are fighting, and we are hopeful that the people of India, in a very silent way, are going to give a resounding verdict on the 4th of June in favor of the Congress party and its allies who constitute the India group. सर, आप कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है और 4 जून को आपके पक्ष में बहुमत आएगा या आप लोग जीतेंगे। पहली बार कांग्रेस पार्टी 400 से कम सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। आप लोग 325 से 335 सीटों के आसपास चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे आप लोग सीटों को बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे कम सीटें आई हैं पिछले 2 चुनाव में? और दूसरा सवाल यह कि जब पिछली बार आप लोग सबसे कम सीट पे लड़े थे 2004 में, तब आप लोग सत्ता में आए थे। तो ये दोनों सवालों का जवाब दीजिए।
दूसरे सवाल का जवाब तो आपको मिल गया है, आपके सवाल के अंदर है। 2004 में हम सत्ता में आए, परिस्थितियां ऐसी ही थी 2003 और 2004 में जो 2023 और 24 में है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 20 साल बाद आप वही देखेंगे जो आपने 2004 में देखा, बहुमत कांग्रेस को मिला। पर 2004 में आपको याद होगा इंडिया ग्रुप नहीं था, एक गठबंधन था, पर ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर हमने जनबंधन नहीं बनाया था जैसा कि हमने 2024 के चुनाव के लिए बनाया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ, पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के साथ, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, ये 3 राज्यों में जो जितने हम सीट लड़ा करते थे एक ज़माने में, हम इस बार नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए सीटें 400 से कम हैं इन 3 राज्यों की वजह से, जहाँ खास तौर से तमिलनाडु में तो हमारा गठबंधन हमेशा रहा है, पर इस बार महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हमने जानबूझकर कम सीटें लड़ी हैं क्योंकि हम चाहते थे कि एक मजबूत जनबंधन बने और जनबंधन और भी प्रभावशाली हो इन राज्यों में। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पर उत्तर पूर्व में तो हम खुद लड़ रहे हैं, पर आपका सवाल सारे देश को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इसीलिए मैं राष्ट्रीय स्तर पर कह रहा हूँ जो बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के जनबंधन के घटक दलों को, वो स्पष्ट बहुमत होगा। ऐसा नहीं है कि हमें और कोई नए पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए के जो पलटी मास्टर हैं उनको वापस पलटी ज़रूरत उनकी नहीं पड़ेगी। जो पार्टियां आज इंडिया जनबंधन के हिस्से हैं वो इंडिया उसी जनबंधन को बहुमत मिलेगा। और एक बात मैं और कह दूं कि जब इस जनबंधन को जनादेश मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में सारे रीजनल पार्टी जो बीजेपी ने खड़े करके रखे हैं वो वापस कांग्रेस को समर्थन देंगे। आज वो बीजेपी के साथ हैं। 5 जून को मुझसे लिख कर ले लीजिएगा, यही पार्टियां कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगी, यही नेता, यही मुख्यमंत्री, हो सकता है असम मुख्यमंत्री भी वापसी रोड पर वापस आ जाए। जी चलिए। Sir, Rahul Gandhi today said that in Kerala there is not adequate number of medical facilities there, and he had also written a letter to Kerala Chief Minister, but he doesn't get any response. So your take on that? And second question is that 21 retired judges had written a letter to CJI, and they are saying that judiciary is under pressure by a certain factions. So is it a target upon the opposition leaders? Let me take your second question. I have already tweeted on the second question, so let me repeat what I have said. 21 judges have written this letter. Please see the name under 4, the 4th name in that list, and it will give away the whole objective background authorship of this letter. This letter is a part of an orchestrated campaign of the Prime Minister to threaten, to browbeat and intimidate a judiciary that has flexed its muscles in recent months. A judiciary that has called out India's biggest corruption scandal, the electoral bond scam. It declared it unconstitutional. A Supreme Court which said that there is a breakdown of constitutional machinery in Manipur. That is the target. A Supreme Court in which a very distinguished lady judge was highly critical recently of demonetization. That is the target. So this letter of the 21 judges, Modi-friendly judges, former judges, has to be seen along with that letter of some 600 Modi-friendly lawyers
And this is all an attempt to intimidate, frighten, browbeat an independent judiciary. The greatest threat to judicial independence comes not from the Congress party, but from the BJP. It comes from Mr. Modi. It comes from Mr. Shah. And you see the comments that was made by the distinguished jurist who is the fourth signatory in that letter, in this letter, and the comments he made about the Prime Minister when he was a serving judge. Serving judge. You will know where this letter has come from. ये जो 21 अवकाश प्राप्त जजों ने खत लिखा है, ये एक और मिसाल है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उन पर दबाव ला रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मणिपुर में सारी प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बचा नहीं है, संविधान बचा नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड न केवल गैर कानूनी है पर गैर संवैधानिक भी है। तब सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि नोटबंदी क्यों किया गया, नोटबंदी को लेकर उन्होंने काफी कुछ आलोचना जताई। तो ये निष्पक्ष न्यायपालिका को डराने के लिए, धमकी देने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। पहले कुछ वकीलों ने लिखा, ये सारे के सारे वकील बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो नाम से ही पता चल जाता है। और ये जो 21 रिटायर्ड जजेस हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा इस लिस्ट में चौथे नाम को देखिए और आपको पूरा राज खुल जाएगा, पर्दे के पीछे क्या है। तो ये बिल्कुल एक रणनीति है, ये मोदी सरकार की रणनीति है, ये मोदी सरकार ने करवाया है। और ये धमकी देने के लिए, डराने के लिए सबसे गहरा खतरा सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस पार्टी से नहीं पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है। और इस खतरे से ध्यान हटाने के लिए ऐसे वकीलों से, रिटायर्ड जजेस से खत लिखवाए जा रहे हैं। केरला, व्हाट अबाउट केरला? लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।